तमाम किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जमा जोहार। और किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से भी नमस्कार। जी हाँ, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आइए आरंभ करते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम का कृषि समाचार से। बिल्कुल सही कहा, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। अगले वित्तीय वर्ष में बागवानी मिशन के लिए 100 करोड़ की योजना। खूंटी में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची द्वारा ऋण वितरण सह 2 दिवसीय विकास मेला का आयोजन मोराबादी में। और समाचार विस्तार से। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा राष्ट्रीय और राज्य बागवानी मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बागवानी खेती के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे। इन विकास कार्यों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, नए नर्सरियों की स्थापना, निजी जमीन पर फलदार फसलों की खेती, काजू की खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई की समुचित व्यवस्था सहित कई और काम किए जाएंगे। जिला खूंटी में कृषि विज्ञान केंद्र खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने 49.19 एकड़ गैर मजरूआ जमीन देने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। पिछले दिनों राज्यपाल के परामर्शीय परिषद ने भू राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर जमीन देने की अनुशंसा की है। चने की फसल को मलानी रोग से बचाने का सबसे कारगर उपाय है कार्बेंडाजिम दवा से ड्रेचिंग करना। इसके लिए कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और पौधों की जड़ों में डालें। चना फसल में जब मलानी रोग लग जाता है तो पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं और पर्याप्त पानी रहने के बावजूद पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा मिलाकर जो घोल बनाएं उसे पौधों के ऊपर से न डालकर पौधों की जड़ों में डालें। किसान भाई, जैसे ही रोग के लक्षण बीजोपचार करने के बावजूद अगर रोग के मलानी रोग के लक्षण देखते हैं तो कार्बेंडाजिम दवा की 1 ग्राम दवा 100 लीटर 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके चने के पौधे की जड़ के पास में ड्रेंचिंग करेंगे। उसको ऊपर से फोलियर स्प्रे नहीं करेंगे, वो जड़ के पास की मिट्टी को भिगाते हुए ड्रेंचिंग करेंगे तो फर्दर जो दूसरे पौधों में रोग का प्रकोप जो है वो कम होता जाता है इससे। जो किसान खरीफ मौसम में दलहनी फसल अरहर की खेती करना चाहते हैं वो कम अवधि में तैयार होने वाली अनुशंसित किस्में उपास 120 और बिरसा अरहर 1 लगाएं। इसके अलावे NDA1, मालवीय अरहर 13 और संकर किस्म IPH 2671 भी लगा सकते हैं। अरहर के उन्नत प्रभेदों में उपास 120 और बिरसा अरहर 1 कम समय में तैयार होने वाले प्रभेद हैं। उपास 120 लगभग 130 दिन में और बिरसा अरहर 1 करीब 180 दिनों में तैयार हो जाता है। अरहर का हाइब्रिड किस्म IPH 2671 अधिक उपज देने वाला प्रभेद है। किसान भाइयों, खरीफ में अरहर की जो अच्छी किस्में हैं हमारे प्रदेश के लिए, जो अनुशंसित किस्में हैं वो 3-4 हैं। एक तो जब जल्दी आप फसल चाहते हैं जल्दी से तैयार हो जाए तो उसके लिए उपास 120, ये करीब 130 दिन में ये फसल काटने लायक हो जाती है और हमारे किसान भाई इसे काफ़ी पसंद करते हैं। खास करके जब ये आपको मड़ुआ के साथ, मक्का के साथ, या फिर आपको मड़ुआ, मक्का या फिर ग्राउंडनट जिसको मूंगफली हम कहते हैं, इसके साथ हम इस किस्म को लेते हैं। संकर अरहर भी हमारे पास है ICPH 2671 2671। दलहनी फसल में ये अकेला संकर किस्म है जो हमारे प्रदेश में अच्छा कर रहा है, तो इसका भी इंतजाम करें। सेल्फ प्रोपल्ड वर्टिकल कन्वेयर रिपेयर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो गेहूं और धान जैसी फसलों की कटाई करने का काम करता है। यह इंजन चालित यंत्र है जो प्रतिदिन करीब 1.5 हेक्टेयर फसलों की कटाई की क्षमता रखता है। सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रिपर इंजन द्वारा चलने वाली और मानव संचालित गेहूं, धान जैसे अनाज फसलों सहित
तेलहनी फसलों को काटने वाला यंत्र है। कटाई के बाद यह यंत्र फसल को जमीन पर कतार में फैला देता है। इस यंत्र में इंजन की शक्ति बेल्ट पुल्ली के माध्यम से कटर वार एवं कन्वेयर बेल्ट को प्राप्त होती है। संचालन के समय क्राइपो डिवाइडर की मदद से कटर वार फसल को काटता है और दूसरी तरफ कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से फसल जमीन पर गिरती जाती है। हंसिए की तुलना में इससे 60% मजदूरी की बचत और 60% संचालन खर्च में बचत होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची के द्वारा ऋण वितरण सह 2 दिवसीय विकास मेले का आयोजन दिनांक 4 मार्च 2013 को मोरहाबादी मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता ने कहा कि आज आधारभूत संरचनाओं का विकास करके ही ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। पहला ये कि आधारभूत संरचनाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि का विकास इस प्रकार हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और उनके जीवन स्तर में भी अपेक्षित सुधार हो सके। और दूसरा ये कि विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से युवा शक्ति के कौशल का विकास हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाली जनता का सशक्तिकरण हो सके, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके तथा उनकी उत्पादक क्षमता का विकास इस प्रकार किया जा सके कि वे देश के समग्र विकास में सही एवं सार्थक तरीके से सहभागी बन सके। मेले में कई किसानों को ट्रैक्टर प्रदान किया गया, वहीं लोगों को कर्ज भी दिया गया। मेले में कृषि विभाग सहित राज्य के सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस तथा मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2600 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1650 रुपये, चना 5000 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6900 रुपये से 7000 रुपये, दाल मसूर 4500 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5800 रुपये से 6100 रुपये, सरसों तेल 10100 रुपये से 10150 रुपये, चीनी 3300 रुपये से 3400 रुपये, आलू 650 रुपये से 750 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जी हाँ किसान भाई बहनों, कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। बिल्कुल झुमकी बहन, और अभी जाड़े के बाद हम लोग गर्मी के मौसम में आ गए हैं, तो गर्मी के मौसम में क्या कुछ किया जा सकता है किसानों के लिए से बात करेंगे। तो आज आप हम लोग पिटारे में क्या लेकर के आए हैं? लेकर के तो बहुत सारी चीजें आए हैं, लेकिन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हम फिर से लौटेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों, आप सबों का स्वागत है। हाँ। और झुमकी बहन, आप कुछ कह रही थी विराम से पहले। जी हाँ, बहुत सारी जानकारी है हमारे पिटारे में। भाई, अगर जानकारी है तो किसान भाइयों को दीजिए ना फटाफट। देने के लिए चलना पड़ेगा ना गांव की ओर। भाई, गांव की तरफ तो चलेंगे ही, लेकिन हम आज गांव की तरफ नहीं जाएंगे झुमकी बहन। आज हम सीधे सीधे किसानों को जानकारी देंगे। ओ अच्छा, तो आपका इशारा है कि आप खबर पहुंचा चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांव तक खबर पहुंच गई है। और अभी हम जैसा कह रहे थे कि ठंड के बाद गर्मी का मौसम आ गया है, तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में भी हम फसलों का उत्पादन करते हैं और इस मौसम में भी हम धान की खेती करते हैं, गर्मा धान की खेती करते हैं। तो गर्मा धान की खेती किस तरह से करनी है और क्या क्या जानकारियाँ आपको चाहिए और किन किन जानकारियों से किसान भाइयों को रूबरू होना चाहिए, तो हम उन जानकारियों से हम अपने किसान भाइयों को रूबरू कराने वाले हैं। और ये जानकारी कौन दे रहे हैं? तो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कृष्णा प्रसाद जी। आइए जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो अभी गर्मा धान लगाना चाहते हैं वो खेत की कैसे तैयारी करें? हाँ, क्योंकि हमारे पास जो है पानी एक सबसे बहुमूल्य चीज़ है और पानी सभी किसानों के पास अवेलेबल नहीं है। और हमारे ये सिचुएशंस के लिए खासकर गर्मी में जब खेती करना है तो हमको जो अपने साधन पानी है उसको जुडिशियस यूज़ करके हम उसको खेती करें। और उसको उस रूप से करना है कि आप रोपा करने के लिए बात छोड़ दीजिए। जो किसान अभी भी आप कम से कम हमारी बात को अगर जिसके मैसेज जाएगा और जो भी है तो आज के टाइम में जैसे कि हम अभी 3 दिन पहले अभी लगाए हैं, हम लोग खेत में खड़े हैं
3 दिन में खत अभी जस्ट हम लोग उसमें सोइंग किए हैं, तो वैसा प्रभेद लगाएंगे जो कि कम दिन का हो, कारण कि टेम्परेचर बढ़ जाती है, उनसे दिक्कत होती है आगे अगला फसल होने में, तो ये ध्यान में रखेंगे। या तो वो कौन कौन से प्रभेद हैं? हाँ, कुछ वैरायटी जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो छोटी अवधि का है, छोटा हाइट का है, जैसे बिरसा धान 101 भी है, या वंदना है, वो भी कर सकते हैं। बिरसा 108 भी है, उसको भी कर सकते हैं। बिरसा विकास धान 109 है, बिरसा विकास धान 110 है, या इस तरह का। ये तो केवल मैं अपने यहाँ के बता रहा हूँ। किसान भाई जिन किसी को जो भी कम दिन के प्रभेद है, मतलब कि 100 दिन के अंदर का प्रभेद आप एकदम लगा सकते हैं, आपको फसल मिलेगी, है ना। डॉक्टर साहब आप बताइए कि झारखंड के परिवेश में अगर हमारे किसान भाई गर्मा धान लगाना चाहते हैं तो और कौन कौन सी जो बातें हैं उस पर वो ध्यान दें? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग टाइमली खाद का भी करना ज़रूरी है। और अगर कोई, चूँकि इस सीज़न में रोग वगैरह तो कम आएगा, लेकिन जब भी आए तो समय से उसको कर देना है। और सीड ट्रीटमेंट तो ज़रूर करें किसान भाई, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट से बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारा सुझाव होगा। ट्रीटमेंट है वो हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? हाँ, वो सीड कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। एक हांडी में जितना भी बीज लगाना है, 2 ग्राम बेबिस्टीन, है ना, या कोई सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स, मैं बेबिस्टीन से कोई दूसरी भी फंजीसाइड्स को उस हांडी में डाल दें, बीज भी, और उसको भी डाल दें, और उसके बाद हिलाएं, है ना। इससे क्या होगा कि वो सारे बीज में सट जाएगा, और तब फिर आप सोइंग कर देते। सबसे बढ़िया से यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वगैरह से वो चिपका हुआ रहेगा, और जब भी वो जर्मिनेट करे वो पेनिट्रेट कर जाएगा, और उसमें उनका डीजी को कंट्रोल करेगा। तो ये तो बीज की बात हो गई, और कैसे लगाएंगे ये बात हो गई। अब हमारे किसान भाई जो लगाए हुए हैं, लगाएंगे, वो उर्वरक कितना डालेंगे और कौन कौन से उर्वरक डालेंगे? हाँ, ये निर्भर करता है कि उर्वरक हम किस पर कौन सा प्रभेद लगाएं, क्योंकि ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है। तो इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर लॉन्ग टर्म की वैरायटी जो कि किसान बहुत तरह डाइवर्स हैं, वो सब तरह के लगाए होंगे, तो मैं उसी रूम से बता रहा हूँ। जो भी थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन, यदि लॉन्ग हाइट की है, उसमें ज़्यादा उर्वरक देंगे तो वो बाद में, जैसे चूँकि गर्मी के दिनों में कस करके हवा चलती है, तो ज़्यादा बढ़वार होगा तो गिर जाएगा। तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है वो 40-45 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से देंगे, ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कोई बोनाट किस्म की वैरायटी है तो वो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई अति नहीं है उसमें। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने गर्मा धान की खेती कैसे करें, इसके बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आया, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ किसान भाइयों, धन्यवाद है मेरा। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आपको जानकारी मिली गर्मा धान की खेती के बारे में, और हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और झुमकी बहन, अब धान की बात हम लोगों ने कर ली, अब हमें लगता है कि जैसा कि झारखंड सब्जी के मामले में बहुत ही अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही, तो हम किसान भाइयों को सब्जियों की खेती के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, नेकी और पूछ-पूछ चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सी सब्जी के बारे में आज हमारे किसान भाइयों को आप बताने वाली हैं? अभी कौन सी सब्जी आपको सबसे अधिक पसंद है, ये बताइए तो जरा। अब भाई, हमें तो सब तरह की सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन गोभी भी अच्छा लगता है, बंधा गोभी भी अच्छा लगता है, फूल गोभी भी अच्छा लगता है, बैंगन सब अच्छा लगता है। यही जो आपने कहा ना, बंधा गोभी, जिसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे दे हमारे दर्शकों को। अरे नेकी और पूछ-पूछ। जी हाँ, जानकारी देने के लिए आ रहे हैं हमारे एक सफल किसान भूषण मुंडा जी। तो आइए जानकारी लेते हैं। हाँ भूषण जी, आप एक सफल कृषक के श्रेणी में आते हैं, और हम देख रहे हैं कि आप अपने खेतों में गोभी की खेती किए हुए हैं, और काफ़ी यहाँ खेत जो है लहलहा रहे हैं, हरियाली छाई हुई है। तो इस रहस्य के पीछे क्या राज है, ये हम बातें जानेंगे आप ही की जुबानी। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस खेत में जो गोभी लगाए हुए हैं, उसमें किस किस्म का प्रयोग आपने किया है? सर, पहले हम लोग गोभी का खेती नहीं कर रहे थे सर, तो हम लोग धान से ही थे। उसके बाद में हम लोग कुछ खेती से जुड़ने के लिए सब्जी उब्जी लगाने, पहले आलू लगाते थे, धीरे धीरे हम लोग गोभी लगाए, टमाटर लगाए, कुछ धीरे धीरे हम लोग सब्जी पर आ गए।
तो देखे हमने कि गोभी लगाने से हम लोग का जो है, हम लोग का जो इनकम आएगा वो पहले ही हम लोग हिसाब कर लेते हैं। अगर हम लोग प्रत्येक गोभी में 1 रुपया के हिसाब से लगाएंगे, 1000 लगाएंगे तो 1000 रुपया हम लोग का जरूर आएगा। इसलिए हमने गोभी का खेती वही ध्यान से करना शुरू किए हैं। इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी हम अच्छी तरह से लगा रहे हैं सर अभी। और किस किस्म का आप लगाए हुए हैं? सर इसमें हम हाइब्रिड किस्म का ही अभी लगा रहे हैं। अभी हम साधारण किस्म लगाने से हम लोग का पूरा सफल नहीं हो पा रहे हैं, कम आ रहा है, इसलिए हम हाइब्रिड से ही लगा रहे हैं सर अभी। और हाइब्रिड में ये हो रहा है सर, सही वजन आ रहा है और एक साइज का सब आ जाता है सर, इसलिए बेचने में उतना दिक्कत नहीं होता है सर। हुसैन जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? सर हम मैट्रिक तक पढ़े हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं सर। और अभी तक हमने नौकरी के लिए नहीं सोचे हैं। जब से हमने रामकृष्ण मिशन आश्रम कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची से जुड़े हैं, उसके बाद उसके माध्यम से हमने पलांडू और पलांडू हुआ, इस तरह से कृषि क्षेत्र में जब भ्रमण किए तो हमको लगा कि खेती में आसानी से हो सकता है, कम समय में हम ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसलिए हमने अभी तक नौकरी के लिए नहीं सोचे हैं, अभी खेती ही शुरू किए हैं। नौकरी के लिए आपने नहीं सोचा है, क्या आने वाले समय में खेती को छोड़कर नौकरी के लिए सोच सकते हैं क्या? सर हम खेती में अगर अपना स्वनिर्भर हो जाते हैं तो हम नौकरी के लिए, नौकरी के पीछे और नहीं जाएंगे सर। भूषण जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप खेती के लिए कहीं से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है क्या? जी, ये प्रशिक्षण हमने पहले रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े तो वहाँ बहुत सारी प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहाँ से हमने खेती के लिए देखे तो खेती में प्रशिक्षण लिए हमने, साधारण प्रशिक्षण। उसके तहत हमने पलांडू, वहाँ के महाराज लोग जो बोले कि पलांडू में अच्छी तरह से होता है, जो हम लोग का झारखंड में भारतीय अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ आए, भ्रमण किए तो देखा कि खेती बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो सोचा कि हम भी अपना गाँव में एक खेती का ही फार्मा खोल देंगे। तो इसी सोच के धीरे धीरे अभी शुरू किए हैं और अभी से काम आलू लगाए, उसके बाद हम बरसात में गोभी में ज़्यादा मुनाफा आना शुरू हुआ, इसलिए हमने गोभी पर ही ध्यान दिए हैं। भूषण जी, आप प्रशिक्षण लेने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और पहले आप पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, तो पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक खेती दोनों में क्या अंतर आप पाते हैं? सर साफ जाहिर होता है कि जब वैज्ञानिक खेती में आते हैं तो हम लोग का कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा आ जाता है। तो इसलिए हमने जो अपना पारंपरिक विधि से हम लोग खेती करते हैं उसमें इतना उपज नहीं कर पाते हैं। जो उपजाऊ शक्ति हम लोग का वैज्ञानिक तरीका में 3-4 गुना बढ़ जाता है। हमने वैज्ञानिक खेती पहले नहीं कर रहे थे, बस साधारण विधि से बस रोपाई किए, बीज डाले, उसके बाद पानी पटवन करते थे, समय पर पानी देते थे, लेकिन उतना उपज नहीं हो पाता था। जो अभी 2.5 किलो 2 किलो का गोभी होना चाहिए था, वो बस ½ किलो 500 नहीं आधा किलो में ही रहता था। तो हमने वैज्ञानिक तरीका से जब देखा, भ्रमण किया, तो विशेषज्ञों द्वारा ये बताया गया कि अगर इस सिस्टम से करने से आपका उपज बढ़ेगा, तब से हमने वैज्ञानिक तरीका अपनाना शुरू किए हैं। जब आपके गोभी में कोई कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, तो उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए क्या करते हैं आप? सर जहाँ तक कीट की बात आती है तो गोभी में बस ध्यान देने की बात होती है सर। अभी बरसात के सीज़न में जब गोभी लगाते हैं तो उसमें थोड़ा कीट का समस्या ज़्यादा आती है, तो उसमें हम दवा का छिड़काव करते हैं, समय में करते हैं, 8-10 दिन के अंतराल में हम करते रहते हैं और अपना खेत में घूमते रहते हैं, देखते हैं अगर 1-2 जगह कीड़ा लग जाए तो हम फिर से थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के दवा, कीटनाशक दवा का स्प्रे कर देते हैं। क्या गोभी में सिंचाई भी करते हैं? तो अभी हमने सिंचाई की विधि जहाँ तक आई तो हमने वैज्ञानिकों से जब सलाह लेना शुरू किया तो अभी हमने ड्रिप इरिगेशन लगाने का योजना बनाया है और उसमें ड्रिप इरिगेशन के लिए अपना आवेदन भी दिए हैं। कुछ महीने बाद लगने वाली है, अगर लग जाए तो उसमें बचत होगी, सिंचाई में अच्छी सुविधा होगी। भूषण जी, अभी कितनी उपज हो जाती है आपकी? सब्जी में हम कम क्षेत्र में ही करते हैं सर, तो उसमें हम लोग का आ जाता है कि 60 डिसमिल में लगभग 1 लाख रुपया, लाख से ऊपर चला जाता है ना, आमदनी हो जाती है। देखिए भूषण जी, हम जानना चाहेंगे खेती से आप कितना खुश हैं और आपके परिवार इस कार्य में कितना सहयोग करते हैं? सर अभी हमारा परिवार में कोई सरकारी या तो प्राइवेट कहीं पर भी काम नहीं करते हैं, सरकारी जो नौकरी वोकरी में नहीं करते हैं, सब सारा का सारा हमारा परिवार खेती से ही जुड़ा हुआ है।
हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। इसमें से सारा का सारा हम लोग का खेती बाड़ी से ही भरण पोषण होता है। अंत में आप जो आपकी तरह युवा हैं जो खेती करना चाहते हैं, उन्हें प्रगति करने के लिए क्या आप सुझाव संदेश के रूप में कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों को, पढ़ लिख जाने के बाद जो भटक रहे हैं रास्ते में, सब नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, जो वो अगर अपना खेत में सही उपयोग कर पाएँ तो भटकने की जगह अपना एक दिशा मिल जाएगा उसको, और अपना रोजगार कर लेंगे। बेरोजगार उतना नहीं बढ़ेगी। जब अभी चोरी चमारी हो रहे, उन लोग का सदस्य भी कम हो जाएंगे। अपना खेत में ही उन लोग भरण पोषण कर लेंगे। भूषण जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कृषि कार्य में सफलता हासिल करें और अपने परिवार को आप खुशहाल बनाएं। आप अब हमसे बातचीत किए, अपने अनुभवों से हमारे दर्शकों को, किसानों को अवगत कराएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कहिए गंजू भाई, कैसी रही जानकारी? भाई जानकारी तो काफी अच्छी थी, क्यों किसान भाइयों? थी ना? चलिए, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई भूषण मुंडा जी ने अगर इस तरह से बंदा गोभी की खेती की है और इतना अधिक उत्पादन लिया है, तो हमारे किसान भाई क्यों नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन घड़ी पहने आप? अरे हाँ, कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है किसान भाइयों। अब हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, लेकिन अनुमति लेने से पहले हम आपको अपना पता बताना चाहेंगे, ताकि आप अपनी समस्या और अपना सुझाव हम तक खतों के माध्यम से पहुंचा सकें। बिल्कुल सही कहा। तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।